Hello friends, how are you? Welcome to Indra Civil Services with अनुज पटेल। हम लोग NCERT को कंप्लीट कर रहे हैं। सोशल साइंस की क्लास 9th की चालू है, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं और ये वीडियो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामों के लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 9th की पाठ्य पुस्तक जो भी हैं सोशल साइंस की, खासकर डेमोक्रेसी से रिलेटेड, आपको पीटी और मेंस में पूरी तरीके से हेल्पफुल हैं। खासकर मेंस की जो सिलेबस डिज़ाइन है वो आप देखेंगे, जो क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 भाग 2 आपको काफ़ी हद तक कवर करेगा। सोशल जस्टिस का पार्ट कवर करेगा और संविधान का पार्ट कवर करेगा, और आप देखेंगे ई गवर्नेंस का भी आप कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें कवरेज करेंगे। और आगे देख सकते हैं कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, जहां आपको लगता है कि जो कंफ्यूजन आंसर है या जो डाउटफुल आंसर है, खासकर आजकल पीसीएस उत्तर प्रदेश और जो यूपीएससी कमीशन है उसके कोई क्वेश्चनों को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि डाउटफुल है। हालांकि यूपीएससी ऐसे बहुत कम क्वेश्चन बनाता है जहां डाउटफुल की संभावना कम हो, आंसर क्लियर कट हो सकता है वो आंसर आपको ना पता हो, इसलिए आपको कंफ्यूजन लग रहा हो, लेकिन वहां डाउटफुल की संभावना या प्रोबेबिलिटी कम होती है। हम लोग 9th क्लास की जो पाठ्य पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति, इससे क्लास चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 की पाठ्य पुस्तक है सोशल साइंस में, और आप इसके इस चैप्टर थ्रू हमारा ये चैनल है इंदिरा सिविल सर्विसेज, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना व्यू और कमेंट दें। कोई सजेशन देना चाहें तो आप देख सकते हैं। चैप्टर 3 में संविधान का निर्माण, जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था, स्वतंत्रता से पहले ही हमारे संविधान निर्माण की व्यवस्थाएं शुरू हो गई थी। संविधान की बात आप देख सकते हैं, पंडित नेहरू के संदर्भ में आप जो संविधान निर्माण की बात की गई थी 1829 के संदर्भ में देख सकते हैं, 1828-29 के, लेकिन इसके अगले क्रम में चलते चलते संविधान निर्माण की 1935 का अधिनियम देख सकते हैं। 35 के अधिनियम के साथ आप देख सकते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं तो बहुत पहले शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं 1773 के गवर्नमेंट के एक्ट के संदर्भ में कुछ चीज़ें शुरू हो गई थी, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी है, आप देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक संविधान का निर्माण जब हमारा देश आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है, तो हमारे संविधान सभा की बैठक होती है और प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य संविधान सभा पर बैठता है और संविधान सभा के निर्माण की चर्चा परिचर्चा में विषय लेता है, भाग लेता है। हम देख सकते हैं इस संदर्भ में, आप विषय सूची है ये, हम लोग समकालीन विश्व में लोकतंत्र, ठीक है, कंटेम्परेरी वर्ल्ड इन डेमोक्रेसी में देख सकते हैं लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज लोकतंत्र, व्हाई डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र कह रहे हैं, आधी इंग्लिश आधी हिंदी, सॉरी, कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी, आप देख सकते हैं कि संविधान निर्माण, तो ये चैप्टर 3 की चर्चा देखेंगे। इस संदर्भ में हम आगे देख सकते हैं ये भारत की उद्देशिका है, आप देख सकते हैं, इसे हम लोग प्रियम्बल के नाम से जानते हैं, और इसे देख सकते हैं कि पूरे संविधान का आपको इसमें सार दिखेगा। ये एक कुंजी के रूप में है। आपको ये भी बता दें कि आपकी खासकर जो मूल अधिकार हैं और जो खासकर जो आपकी डीपीएसपीज हैं, उसमें ये कहीं ना कहीं ये उनका सार है, उनका आपको विस्तृत वर्णन आप देख सकते हैं संविधान के मूल अधिकार के आर्टिकल्स में और डीपीएसपीज के आर्टिकल में दिखेंगे। और आपको इस जब संविधान को किसी क्वेश्चन या किसी संविधान के किसी मुद्दे को लेकर कोई समस्या पैदा होती है सुप्रीम कोर्ट को, तो वो इस प्रेम्बल का सहारा लेकर अपने निर्णय को जजमेंट देता है। आप इसे ध्यान रखें। तो हम एक बार आपको ये देश का फिर से प्रेम्बल पढ़ के दिखाते हैं, सुनाते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में हमने यहाँ आपको कुछ बोलने के क्रम में एक शब्द अलग से बोल दिया है। आप याद रखें कि वो शब्द नहीं होना चाहिए था उसमें, लेकिन हम पढ़ाने के क्रम में वो बोल गए आपसे। लेकिन जब भी आप उद्देशिका पढ़ेंगे, उद्देशिका की एक एक वर्डिंग, एक एक टर्मिनोलॉजी और एक एक सीक्वेंस को याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका हर एक वर्ड अपने आप में एक क्या है, एक पुस्तक के बराबर है, याद रखिएगा। और संविधान विशेषज्ञों ने इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखा था, इसे याद रखें। अब आगे हम चर्चा करते हैं। जब हम बात करते हैं क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कहीं ना कहीं ये डीपीएसपी की ओर बड़ा ध्यान देते हैं। जब हम विचार करें, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, मूल अधिकारों की बात करते हैं और मूल ड्यूटीज की अपनी बात संभाल लेते हैं। जहां अधिकार हैं वहां ड्यूटीज हैं, ठीक, दोनों साथ साथ चलते हैं। जहां स्वतंत्रता है वहां न्याय है, जहां न्याय है वहां स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता, समानता और अधिकार तीनों क्या हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आपकी एक कड़ी जहां टूटती है आप सब ब्रेक हो जाएंगे। आप याद रखें इस चीज को, आगे बताएंगे जब हम इससे चर्चा करेंगे। तो ये संविधान के अधिकार के अध्याय चैप्टर 3 संविधान के निर्माण की हम बात करेंगे। संविधान निर्माण में हम देख सकते हैं कि संविधान निर्माण में हमारे संविधान विशेषज्ञ की एक बैठक होती है, जिसमें प्रत्येक 10 लाख पर एक संविधान सभा का सदस्य चुना जाता है बैठक में, और 10 लाख पे एक होता है। और इस तरीके से हमारी संविधान सभा का निर्माण होता है। और हमारे संविधान विशेषज्ञों ने बहुत सारे संविधानों को पढ़कर विश्व के संविधान का निर्माण किया था। आपको ये चीज़ जब संविधान की निर्माण में अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहें तो समझ सकते हैं। यूट्यूब पर इस पे डिबेट के मुद्दे पड़े हुए हैं कि एक एक निर्माण, एक एक आर्टिकल लिखने में कई समितियों के दौर से गुजरी वो आर्टिकल, कई लोगों ने उस पर डिबेट की, तब जाके वो हमारे संविधान का हिस्सा बने। याद रखें इस चीज़ को। आगे हम बात करेंगे, देख सकते हैं लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है, ठीक। हमारे लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है, ठीक है। क्या मतलब है आपका, इसे आप देख सकते हैं कि जहां लोकतंत्र शब्द जुड़ा है वो एक आइडिया की बात करता है, ठीक है, इसे आप आइडिया मानिए। और इसके संदर्भ में कह सकते हैं शासक लोगों को मनमानी करने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र कहाँ से मिला है, अपने संविधान के तहत। तो संविधान लोकतंत्र की प्रक्रियाओं का क्या है, पालन करता है। संविधान क्या है, लिपिबद्ध है, जो शासक के कार्यों की या उसकी कार्यों को करने के नियम निर्धारित करता है कि आप कोई काम किस तरीके से करेंगे, कहाँ बैठ के करेंगे, ये संविधान आपका सिखाता है। तो आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। आप देख सकते हैं कि जो बुनियादी नियम है, मतलब संविधान के तहत जो नियम बने हैं उनका पालन नागरिक और शासक लोग या सरकार दोनों को करने होते हैं। दोनों ही उन कानूनों से बंधे होते हैं। ऐसे सभी नियमों में सम्मिलित रूप से संविधान कहलाता है। यही आपका संविधान है। अगर पूछा जाए, अगर हम बात करें यहाँ एक लाइन में कि संविधान क्या है, अगर हम चर्चा करें इस संदर्भ में तो देख सकते हैं इस संदर्भ में कि संविधान में लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार को दोनों करना होता है। ऐसे नियमों का सम्मिलित रूप से ही संविधान कहलाता है। आप इस लाइन को कोट लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछे लोग कि संविधान क्या होता है, ये संविधान मतलब भारत देश का
पूरे देश के किसी भी संविधान के लिए ये लाइन आप बोल सकते हैं कि कुछ बुनियादी नियम हैं या कुछ बुनियादी नियम होते हैं जिनका पालन नागरिक और सरकार दोनों को करने होते हैं। ऐसे नियमों को सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। संविधान का मतलब ही है कि विधान मतलब लिखा जा चुका है, लिपिबद्ध है, कोडिफाइड है। ठीक, इस चीज को याद रखें। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के लिए अधिकार, ठीक है, देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान क्या करेगा, नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति, उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। हम आपको बता दें कि देश के संविधान के तहत ही सरकार बनी है। ठीक है, सरकार को चुनने का जो तरीका है वो, जिसे हम लोग भारत में लोकतंत्र की प्रक्रियाओं से कहते हैं कि हमने लोकतंत्र की प्रक्रियाओं से अपनी सरकार को चुना है, तो वो आपके संविधान का हिस्सा है। संविधान ने आपको अधिकार दिया है। संविधान ने सरकार के शक्ति और कामकाज निर्धारित कर रखे हैं। सरकार के बनाने की प्रक्रिया कि गवर्नमेंट का फाउंडेशन कैसा होगा, गवर्नमेंट की ओरिजिन ऑफ जो गवर्नमेंट है उसकी मतलब कैसे उसकी संरचना होगी, स्ट्रक्चर होगा, कैसे वो वर्किंग करेगी, उसकी क्या पावर्स हैं, ये सारे काम हमारा संविधान निर्धारित करता है। ये संविधान ही क्या होगा, ये संविधान ही हमारा क्या है, सर्वोच्च नागरिक कानून और शक्तियां नियम है, संविधान है, बुनियादी नियम कह सकते हैं। संविधान ही नागरिक है, संविधान ही सरकार है। तो सरकार और नागरिक दोनों क्या हैं, संविधान से इतर नहीं है, संविधान से बंधे हुए हैं। दोनों को शक्ति और अधिकार क्या मिले हैं, संविधान से ही मिले हैं। क्योंकि जो जनता है, जनता ने अब क्या है, जनता में सर्वोच्च क्या निवास करती है, संप्रभुता। और अपनी संप्रभुता को जनता ने कहाँ लिपिबद्ध किया है, भारतीय संविधान के पन्नों में। तो वही आपकी संप्रभुता है, याद रखें इस चीज को। आगे हम देख सकते हैं इस संदर्भ में कि हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। ठीक है, हो सकता है लोकतंत्र में आपको लोकतंत्र का एक वास्तविक आइडिया यही है, अगर आप लोकतांत्रिक सरकारों की सवाल नहीं उठाएंगे तो आप वास्तविक लोकतंत्र में नहीं जी रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आप सरकार के समर्थन कर रहे हैं, आंख बंद करके कर रहे हैं, अच्छा हो बुरा हो, बुनियादी सवालों पर अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो आप लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हैं, आप भीड़तंत्र का हिस्सा हैं। आपको याद रखिएगा। तो हम लोकतंत्र के संवैधानिक सवाल पर स्वरूप पर कुछ सवाल बुनियादी उठाएंगे। संवैधानिक स्वरूप की बात यहाँ ये है कि संवैधानिक स्वरूप में आप देख सकते हैं कि संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवालों की बात है। तो कोई भी लोकतंत्र का संवैधानिक स्वरूप कैसा होगा, संविधान वहाँ का कैसा होगा, वहाँ के लोकतंत्र में संविधान की क्या भूमिका है, ठीक है, संविधान में क्या पावर्स हैं, किसको क्या पावर्स मिली हैं, ये लोकतंत्र में बुनियादी सवाल उठते रहते हैं। संवैधानिक स्वरूप पर उसके हम पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी अपना संविधान है, उसका भी अपना लोकतंत्र, जहां वो दुनिया को पेश करता है कि हमारा लोकतंत्र है। वही चाइना भी कहता है कि हमारा संविधान है, हमारा लोकतंत्र है। ठीक है, ये सारे सवाल उठते रहते हैं। अभी अगर हाल की हम एग्जाम्पल या समसामयिक उदाहरणों की बात कर लें तो अपना पड़ोसी देश म्यांमार को देख सकते हैं कि म्यांमार के सैनिक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी सैनिक शासन वहाँ का क्या कहता है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। हालांकि विश्व की शक्तियों द्वारा दबाव डालने के बाद वहाँ कुछ हद तक लोकतंत्र का स्वरूप डेवलप हुआ है। लोकतंत्र पूरी तरीके से अभी आना, क्योंकि अभी भी लोकतंत्र में जो है संविधान में क्या है, अभी भी सेना प्रमुख, सेना के कैडेट्स, वहाँ के जो अधिकारी हैं अभी भी क्या करते हैं, लोकतंत्र की प्रक्रियाओं या लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए उनको भी उसमें चुने जाने का अधिकार है। मतलब उनको भी वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो शासन आर्मी में या शासन में है, लेकिन वो लोकतंत्र के या संविधान के तहत सरकार का भी हिस्सा हैं। सरकार की कामकाज, सरकार की मंत्रिमंडल या बैठकों में वो हिस्सा लेते हैं और अपने बात रखते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं इसे। तो उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं दक्षिणी अफ्रीका का संविधान, आप देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, यहाँ हमने आपको म्यांमार का सुनाया है। आप इसके बुनियादी स्वरूप के संदर्भ में कि दक्षिणी अफ्रीका का संविधान और भारतीय संविधान के निर्माण की आप देख सकते हैं प्रक्रिया काफ़ी लंबी है। भारतीय संविधान की अगर निर्माण वो अफ्रीकी संविधान के निर्माण की प्रक्रिया की बात करते हैं अगर हम,
तो आप देख सकते हैं कि अफ्रीकी संविधान, दक्षिणी अफ्रीकी संविधान कई सारे आंदोलनों के दौर से गुजरा, कई बार वहाँ संविधान बनाए गए, कई कानून बनाए गए, कई रंगभेद नीतियों के खिलाफ बनाए गए, लेकिन भारतीय संविधान जब बना तो भारतीय संविधान की एक एक प्रक्रियाओं पर, एक एक आर्टिकल पर कई बार डिबेट हुई, इसलिए हमारा संविधान कई वर्षों में बनकर तैयार हुआ। लेकिन अफ्रीका के संविधान में आप देखेंगे, अफ्रीका के संविधान में कानून बनाए गए, अपने हिसाब से तोड़ दिए गए, वहाँ कई सारे जन आंदोलन, रंगभेद के खिलाफ नीतियों का खिलाफ कई बार आंदोलन हुए। 90s के दौर में आप नेल्सन मंडेला का नाम जानते होंगे, आप ले सकते हैं उसका नाम, हम आपको अफ्रीका के कुछ एग्जाम्पल आप ही आपको देंगे। आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान के संदर्भ में नेल्सन मंडेला का कथन है। आप इस कथन को भारतीय संविधान के तहत कोई लोकतांत्रिक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे डाल सकते हैं। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है, मतलब उन्होंने क्या है, उन्होंने क्या जो असंवेदनशीलता के खिलाफ क्या है, एक संघर्ष किया है, और मैंने अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। ठीक है, मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें, सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं। आप देख सकते हो कि नेल्सन मंडेला ने भारत जो है अफ्रीकी लोकतंत्र में, दक्षिणी अफ्रीकी लोकतंत्र में, दक्षिणी अफ्रीकी लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई। क्योंकि क्या था, दक्षिणी अफ्रीका भी क्या था, उपनिवेश था अंग्रेजों के अधीन। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ उन्होंने जो कानून बनाए थे रंगभेद नीतियों के खिलाफ, जैसे आप देख सकते हैं कहाँ अमेरिका में बने हुए थे कानून, कुछ इसी तरीके के कानून वहाँ बने हुए थे। अलग अलग सबको अधिकार थे कि आपका ये राइट्स है, आपका ये राइट्स है, आप यहाँ बैठेंगे, आप इस गाड़ी में इस यहाँ बैठेंगे, हम यहाँ बैठेंगे। ये सारे क्या थे, ये अलग अलग नियम बने हुए थे, अलग अलग सबके कार्य थे। तो इसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने दक्षिणी अफ्रीका में एक आंदोलन चलाया, जहाँ उन्होंने कहा कि मैं गोरों के प्रभुत्व, क्योंकि उन्होंने वहाँ जो प्रभुत्व थे, जो नीतियाँ कुछ मुट्ठी भर लोगों ने कुछ बड़े एक वर्ग पर, ठीक है, एक अपना कानून थोपा। इस कानून के खिलाफ क्या हुआ, लोगों के खिलाफ संघर्ष किया लोगों ने नेल्सन मंडेला के अंदर, वहाँ के लोगों ने, अश्वेत लोगों ने साथ दिया। धीरे धीरे ये आंदोलन जन आंदोलन में बदलता है। उस आंदोलन में गांधी जी की भी भूमिका रही। आप जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे इसे। मैं एक ऐसे लोकतांत्रिक और समाज की स्वतंत्र की कामना की है जहां सभी लोग मेलजोल से रहें, ठीक है, भाईचारे की बात कर रहे हैं, समान अवसर की बात हो, मतलब अधिकार की बात कर रहे हैं यहाँ, और स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। आप इस कोटेशन को याद रखें। कहीं भी आप भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में जब कुछ लिख रहे हों या औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कुछ लिख रहे हों, तब आप इस आर्टिकल्स को नोटिफिकेशन या इसके कोटेशंस को नेल्सन मंडेला के संदर्भ में कोडिफाइड कर सकते हैं कि नेल्सन मंडेला भारत रत्न से भी सम्मानित थे। गांधी जी से इनकी तुलना भी कभी पूछी जाए तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। आगे हम देखेंगे, अगर यह नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर है दक्षिणी अफ्रीका के गोरों की सरकार ने देशद्रोह का इन पर मुकदमा चला दिया था। उन्हें 7 अन्य नेताओं को 64 में देश में रंगभेद चलाने के वाली शासन व्यवस्था के विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी, लेकिन आंदोलन बंद नहीं हुआ और चलता रहा। 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोवेन द्वीप है एक, आप देख सकते हैं, उसमें कैद रखा गया। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। इन्होंने, मतलब जो अफ्रीका के कुछ प्रभुत्वशाली वर्ग जिन्हें हम लोग गोरे वर्ग कहते हैं, इन्होंने इस पे डाल रखा था। अब देख सकते हैं रंगभेद वाले दौर 1953 का एक साइन बोर्ड जिसमें तब तक के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। इस साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है खतरा। ठीक है, खतरे का निशान है देसी, अश्वेत, हिंदुस्तानी और रंगीन। देखिए क्या क्या वर्डिंग है, याद रखिएगा। देसी, अश्वेत, ठीक है, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियार बंद सुरक्षा गार्ड्स देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको
चेतावनी दे दी गई है। ठीक है, उन्होंने एक साइन बोर्ड पे ये लाइन लिख रखा है। अगर शायद भारतीय संविधान के तहत अगर कोई अभी इस बोर्ड को अब लिखता है कहीं भारत के किसी हिस्से में, तो भी वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, लोकतांत्रिक आदर्शों, भारतीय संविधान का क्या है, उल्लंघन होगा और वो गैर कानूनी घोषित हो सकता है। उसे कानून के तहत जुर्म या दंड का भागीदार माना जाएगा। ये भारतीय संविधान के तहत आपको अधिकार मिला हुआ है। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में, तो यही चीज लाइन लिखी है। ठीक है, आप इसे याद रखें। इसके बाद करें रंग भेद के खिलाफ संघर्ष की बात करेंगे। अगर आप देख सकते हैं, अब बात करेंगे संघर्ष, तो रंग भेद, नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। ठीक है, आप देख सकते हैं रंग भेद की कानून, रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है दक्षिणी अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिणी अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। आप देख सकते हैं इसे। और 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिणी अफ्रीका को उस तरह को भी उसी तरीके से क्या किया, काम किया है। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में क्या है, दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी और 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरीके से हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। इस संदर्भ में आप देख सकते हैं यहाँ की तुलना आप जो रंग भेद की आधारित है, इसकी तुलना आप अमेरिकी अश्वेत जातियों के साथ कर सकते हैं। वहाँ भी श्वेत और अश्वेत के बीच काफ़ी हद तक जो है चला। वहाँ की सरकारी नौकरियों, उनके शिक्षा की व्यवस्था में भी आप देख सकते हैं श्वेत अश्वेत का प्रभाव था। हालांकि एक समय के बाद आप जब क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं तो आप देखेंगे सोशल साइंस वाली पॉलिटी की, तो उसमें जो है अमेरिकी अश्वेत जो रंग भेद के खिलाफ नीति थी, उस पर कैसे नौकरियों में, कैसे शिक्षा में भेदभाव था, उसको ख़त्म किया गया और सभी को समान अधिकार दिए गए। और बात सिर्फ एक मुद्दे पे उठी थी कि एक महिला को उठा दिया गया था, वो सीट पे बैठी थी, वहाँ अधिकार था कि कोई अगर श्वेत दिखे तो आप खड़े हो जाएंगे। उसी कानून के खिलाफ एक जंग छिड़ती है और अमेरिका में क्या होता है, एक गृह युद्ध आता है। गृह युद्ध के बाद उन कानूनों में बदलाव किया जाता है। आगे बात करें तो मार्टिन लूथर किंग और जॉन इब्राहिम लिंकन के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि लिंकन कहीं ना कहीं आते हैं, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के संदर्भ में बात होती है। लेकिन जब हम मार्टिन लूथर किंग की बात करते हैं, वो भी सेकेंड, तब अमेरिकी संविधान में आप देख सकते हैं कि अमेरिकी संविधान में जब मार्टिन लूथर किंग ने जो है श्वेतों अश्वेतों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी, ठीक है, उनको समानता जो है उनके वर्ग भेद को मिटाने के संदर्भ में, लोकतंत्र को मजबूत करने के संदर्भ में, देश में सभी अधिकारों को लेकर समानता पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करने में कहीं ना कहीं मार्टिन लूथर किंग की भूमिका आपको जॉन इब्राहिम लिंकन से ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। हालांकि समसामयिक दौर के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो देखेंगे क्या कि जॉन इब्राहिम लिंकन उस समय के हैं जब देश में क्या होता है, जब एक तो अभी अपनी बेसिक शासन व्यवस्था थी, वहाँ की राज्य स्वतंत्र अवस्था में थे कि कोई देश, कोई भी राज्य अलग हो सकता है। जब वहाँ एक क्या होता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आती है सामान्य इच्छा के तहत, वहाँ भी रूसो वाली, तो सभी लोग सामान्य सहमति से, अपनी सहमति से एक जो है हस्ताक्षर करते हैं कि हम लोग 13 राज्यों का एक बैठक में सभी लोग उस पर व्यवस्था पर हस्ताक्षर करते हैं। इस तरीके से अमेरिकी संविधान में क्या, अमेरिकी संविधान के लिए एक राज्य का निर्माण होता है और वो आगे चल के धीरे धीरे एक कंट्री के रूप में डेवलप हुई। हालांकि बाद के संविधान में कह दिया गया कि आपको इसमें से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है, बस आप अपना संविधान अलग बना सकते हैं, अपनी नागरिकता अलग से निर्धारित कर सकते हैं। इतने अधिकार उनको अलग से दिए गए थे, वो आज भी जारी हैं अमेरिकी संविधान के तहत। अगर हम कंपैरेटिव स्टडी के तहत देखेंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, तो उसमें इस व्यवस्था को जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि वहाँ के संविधान के तहत क्या क्या अधिकार मिले हैं वहाँ के लोगों को।
तो देख सकते हैं इसी संदर्भ में यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका को उसी तरीके से हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। भारत से उलट काफ़ी बड़ी थी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों की उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। आप देख सकते हो कि भारत में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अफ्रीका में क्या हुआ कि वो लोग आए और बसे और स्थानीय शासन को अपने हाथ में लिया। रंग भेद की राजनीति ने क्या किया, लोगों की चमड़ी के रंग के आधार पर बांटा था। ये रंग भेद की राजनीति थी। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में अश्वेत दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग कहलाता है, जिन्हें अश्वेत कहा जाता है। श्वेत किन्हें कहा जाता है, गोरे लोग, जिन्हें गोरी चमड़ी या सफेद चमड़ी के लोग कहा जाता है, जो यूरोपीय देशों से आकर शासक के रूप में बस गए। यही श्वेत और अश्वेत के रूप में आप देख सकते हैं। यही अफ्रीका में भी था, यही सेम अबॉर्जिनिस ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड में देख सकते हैं। मिश्रित लोगों की बात करेंगे तो भारतीय लोग संदर्भ में आएंगे इसमें, तो इसमें देखेंगे नस्ल जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा गया था, और भारत से गए लोग भी इसमें शामिल थे, क्योंकि गिरमिटिया कानून लागू था, औपनिवेशिक शासन था। आप देख, ठीक है, होगा क्या कि यहाँ से मजदूर लेकर अफ्रीका में, क्योंकि दोनों जगह क्या थे, यूरोपीय अमेरिकी थे, वो ब्रिटेन थे, ब्रिटेन से आए थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को क्या मजदूर के रूप में उन्हें वहाँ ज़रूरत थी, तो वहाँ लेके गए और वहाँ बस गए। यही सेम प्रक्रिया होती है। आप देखेंगे चाहे सिंगापुर रहा हो, चाहे मॉरिशस रहा हो, ये औपनिवेशिक शासन के तहत व्यवस्थाएं थीं। ये गिरमिटिया कानून के तहत क्या था कि वहाँ जाएंगे, काम करेंगे, धीरे धीरे वहाँ रच बस गए, काम करने लगे और वहाँ के निवासी हो गए। गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे ये लोग, ठीक है। गोरों के अलावा शेष सभी को क्या छोटा और नीचा माना गया है। उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था उस समय में। आप देख सकते हैं रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेत लोगों के लिए खास तौर पर दमनकारी थी। गोरे लोगों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट पर भी वहाँ के लोग क्या थे, परमिट पर ही वे वहाँ जाकर बस सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल, सार्वजनिक शौचालयों तक में क्या था, गोरों और कारों के लिए अलग अलग इंतजाम थे। या आपको यहाँ इतना कहना चाहूँगा, यहाँ की जो रंग भेद नीति कानून थी वो अफ्रीका के रंग भेद कानून से थोड़ी ज़्यादा कठिन थी। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने के इंतजाम कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे काले लोग गोरे लोगों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक भी नहीं जा सकते थे। अश्वेत को संगठन बनाने और भेदभावपूर्ण व्यवहार करने के अधिकार नहीं थे, ठीक है। ये अश्वेत लोगों को उनके अधिकार नहीं दिए थे। इन्होंने लिखित रूप से ऐसे कानून लिख दिए थे जिसके खिलाफ, रंग भेद का कानून के खिलाफ जो है नेल्सन मंडेला के जो है तहत कानून जो है विरोध चला। एक गृह युद्ध की संभावना बनी और वहाँ अश्वेत लोगों ने साथ दिया उनका। 1950 में ही अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन, हड़तालें आयोजित की गईं। भेदभाव वाली शासन प्रणाली को विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हो गए और कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें शामिल थे, ठीक है। इस कानून के तहत भारतीय लोग या कहेंगे अश्वेत लोग, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाले सभी लोग, क्या हुआ 1950 के दौर से ही आप देख सकते हैं कि 1950 में ही वो लोग जो है इसके खिलाफ जो है संघर्ष करने के लिए इन्होंने क्या किया, हड़तालें आयोजित की, विरोध प्रदर्शन किया। और आप आगे देख सकते हैं इस संदर्भ में भेदभाव प्रणाली, इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इसमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थीं। आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्हें इस संघर्ष की प्रमुख भूमिका निभाई। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में
प्रमुख भूमिका निभाई थी। आप देख सकते हैं कहते हैं आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्हें इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। हम देख सकेंगे खुद तय करें खुद सीखें, नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्षों पर एक पोस्टर बनाएं। ठीक है, अगर उनकी आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आप इसको याद रखेंगे अलग से, उनकी आत्मकथा है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उपलब्ध हो तो कक्षा में कुछ हिस्से पढ़कर आपस में चर्चा करें। ठीक है, आप देख सकते हैं अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की है और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। और दौर था उस समय क्या, अब हम लोग 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे थे। अब ये अफ्रीका में क्या थी, अश्वेत या रंग भेद के खिलाफ जो है चर्चा हो रही थी या निंदा हो रही थी इनके कानूनों की। तो आप देख सकते हैं ये एक समुद्र तट है जहां उन्होंने एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें लिख रखा है कानून कि आप ये काम करेंगे, यहाँ तक इसमें एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सारे कानून उन्होंने अपने हिसाब से बनाए थे कि यहाँ हम लोग रहेंगे, यहाँ आप नहीं आएंगे, इस घर में हम रहेंगे, इस एरिया में हम रहेंगे, हम नहीं करेंगे, आप लोग नहीं आएंगे। ये सब उन्होंने अपने हिसाब से अपने लिए कानून बनाए थे जिसे उन्होंने अफ्रीकी के मूल निवासियों और रंगीन चमड़ी वाले लोगों पर थोप दिया। आप देख सकते हैं दरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जुलू भाषा में आप देख सकते हो। जुलू वहाँ की जनजाति है, जुलू वहाँ की भाषा बोली जाती है अफ्रीकांस। और ये अफ्रीकांस क्या है, अफ्रीकांस एक भाषा भी है और जनजाति भी है, याद रखिए। नोटिस बोर्ड इस पर लिखा है डरबन नगर, डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ अश्वेत लोगों को ही मिले हैं। आप देख सकते हैं ये जो अभी आपको हमने एक बोर्ड दिखाया, यही सेम बोर्ड इस चीज पर चर्चा कर रहा है कि डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जुलू भाषा 3 भाषाओं में लिखा था कि इस पर लिखा है कि डरबन नगर, डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत क्या है, इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही है, अश्वेत लोगों को वो नहीं है। आप देख सकते हैं नए संविधान की ओर अगर हम चर्चा करें अब तो देखेंगे रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को एहसास होने लगा कि अब जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। जैसे भारतीय संविधान में औपनिवेशिक शासन के तहत जब समय पर क्या हुआ, नए नए एक्ट पारित हुए, कुछ कानून दिए तो धीरे धीरे उन्हें लगने लगा जैसे हिंसा और विरोध ज़्यादा बढ़ता था, भारतीय संविधान भारत में भी औपनिवेशिक शासन में क्या है वो एक नया एक्ट पारित करते थे और उन्होंने तय रखा था कि हम 10 साल बाद समीक्षा करेंगे और नए एक्ट को तहत, तो उसके तहत भी और बीच बीच में भी वो लोग अमेंडमेंट कर रहे थे और कुछ कानून बना रहे थे। तो आप देख सकते हैं सेम प्रक्रिया अब अफ्रीका में भी हुई कि उन्हें भी अब लगने लगा कि अब जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया, भेदभाव वाले कानूनों को वापस लिया गया, वो भी धीरे धीरे। राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा और मीडिया पर क्या है लगी पाबंदियां उठाई गई। 28 वर्षों तक जेल में रहे, कैद में रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। कब? 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि को दक्षिणी अफ्रीका एक गणराज्य घोषित किया गया। अगर देख रखना कि गणराज्य बात है, गणराज्य की बात अगर की गई है तो आप कह सकते हैं वो वहाँ का जो प्रमुख होगा वो क्या होगा, वो इलेक्टेड होगा। वहाँ का राष्ट्रपति, गणराज्य का मतलब ही होता है कि वहाँ का राष्ट्रपति इलेक्टेड होगा, प्रमुख है या जो भी प्रमुख होगा, राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति। नया झंडा, ठीक है, नया झंडा लहराया, दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई, सभी नस्लों को मिली जुली सरकार के गठन का रास्ता खुल गया, सभी को अधिकार मिले, सभी लोगों को श्वेत, अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले लोगों को सभी को संविधान के तहत अधिकार मिले, चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला, सरकार में बनाने की हिस्सेदारी मिल गई। आप देख सकते हैं असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिणी अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जाने, जब नया संविधान बना, अफ्रीका जब नेल्सन मंडेला जेल से छूटे, संविधान बना, सभी को राजनीतिक अधिकार मिले और सरकार में हिस्सा मिला, तो इस नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए? नेल्सन मंडेला के मुंह से निकले। ऐतिहासिक रूप से ये कुछ वैसे ही ऐतिहासिक पल हैं जैसे पहला भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू रात्रि में क्या देते हैं,
एक दुल्हन के रूप में देखते हैं भारतीय राज्य को, देश को, ठीक है। तो उसी संदर्भ में से भी आप चर्चा देख सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जो है भल मानसाहत पर भरोसा था, ठीक है। ये भल मानसाहत मतलब एक दूसरे पर सहानुभूत, एक दूसरे के लोगों पर जो है सहमति, लेकिन वास्तविकता यह थी कि श्वेत लोगों ने अश्वेत लोगों को ये जान लिया था कि अपने पे कानून शासन करना या अपने कानून थोपना वास्तविक रूप से संभव नहीं है, कि हम अफ्रीका ही नहीं देश दुनिया की नज़रों में भी क्या है आ रहे हैं। ये भी उन पे था दबाव, और देश की कुछ शासन शक्तियाँ अब उन पर दबाव डालने लगी थी। वे इसे मानने को तैयार नहीं थे, मेरी कामना है, और वे इसे मानने को तैयार नहीं थे, और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। आप देख सकते हैं, आप मनुष्य जाति पर विश्वास करना मतलब मानवता की बात कर रहे हैं, मानवता पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। आप देख सकते हैं, अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए वे उन्हें भूल जाएं, गोरे लोगों को माफ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अभी सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिणी अफ्रीका का निर्माण करें। आप देख सकते हैं कि अश्वेत लोगों ने जो है क्या हुआ, अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए क्या होगा, गोरे लोगों ने जो जुल्म किए हैं वो उन्हें भूल जाएं, ठीक है। ऐसा अश्वेत समाज से किया है, अश्वेत नेताओं मतलब नेल्सन मंडेला की सरकार ने। और देख सकते हैं कि सत्ता में रहते हुए जो गोरे लोगों ने जुल्म किए मतलब वो उन्हें भूल जाएं, गोरे लोगों को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए सभी नस्लों के साथ स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिणी अफ्रीका का क्या होगा, निर्माण करें। इस संदर्भ में चर्चा होती है और एक दूसरे के साथ भाईचारा स्थापित किया जाए। आगे देख सकते हैं कि इस एक पार्टी ने दमन और नस्ल हत्याओं पर जोर पर शासन किया था, दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की। पार्टियां दो थीं, एक पार्टी क्या कर रही थी, दमन कर रही थी, नस्ल हत्याओं पर जोर दे रही थी। एक पार्टी थी आज़ादी की लड़ाई के लिए जो है एक अगुवाई कर रही थी, इनकी कानून और नीतियों का क्या कर रही थी, खिलाफ संघर्ष और आंदोलन चला रही थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों साथ साथ बैठी। जब दोनों में सहमति बनी तो दोनों पार्टियां साथ साथ बैठी। अगर दक्षिणी अफ्रीका के बहुसंख्यक काले लोग ने गोरे लोगों से अपने दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया होता तो क्या होता, ये आपसे पहली क्वेश्चन पूछ रही है। आप याद रखिएगा, ये पहली का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के संदर्भ में कई बार बूझो और पहली से पीटी में क्वेश्चन बनते हैं, मेंस के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे याद रखिएगा, आप इसे कोडिफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझने के क्रम में ये बहुत ही उम्दा या कह सकते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक। आपको विचार दे रही है बूझो। तो पहली आप देख सकते हैं, आज की दक्षिणी अफ्रीका की यह तस्वीर आज के दक्षिणी अफ्रीका की सोच को उजागर करती है, ठीक है। आज का दक्षिणी अफ्रीका, यह तस्वीर आज के दक्षिणी अफ्रीका को उजागर करती है। आज का दक्षिणी अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहलाता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों, ठीक है। आप देख सकते हैं सभी लोगों को वहाँ क्या है, समान अधिकार है। आप देख सकते हैं दक्षिणी अफ्रीका से दुनिया भर के लोकतांत्रिक प्रेरणा लेते हैं लोग। आप आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिणी अफ्रीका के लोगों द्वारा साथ साथ रहने के लिए दृढ़ निश्चय किया गया। पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने में साझेदारी दिखाने का कारण संभव हुआ। तो इंद्रधनुषी के रूप में सभी लोग, श्वेत अश्वेत रंगीन के चमड़ी के लोग, ठीक है, एक साथ आए,
और क्या हुआ, अपने पुराने कड़वे अनुभव को, अलग अलग टाइप के लोग हैं, एक अश्वेत है, उसकी भाषा अलग है, वो अलग देशों से आए हैं, एक क्या है वहाँ के मूल निवासी जनजाति वर्ग से आते हैं, दूसरे क्या हैं लेबर क्लास जिसे कहते हैं, अपने बेसिक शासन के तहत गिरमिटिया कानून के तहत उन्हें अफ्रीका ले जाया गया, जिन्हें रंगीन कहा गया, उन्हें उसमें भारतीय लोग भी शामिल हैं। तो इन सब से मिलकर एक इंद्रधनुषी समाज का निर्माण हुआ, जो क्या हुआ, बोला गया कि हम अपने पुराने जो आपका पुराने कड़वे अनुभव हैं या पुराने एक जो एक रूलिंग कर रहा था, एक आंदोलन कर रहा था, तो क्या हुआ, दोनों अपने मुद्दों को भूल गए, दोनों सहमत हो गए साथ साथ रहने को, दोनों पार्टियां, और एक इंद्रधनुषी के रूप में एक दूसरे से जुड़ गए, लोकतांत्रिक कानूनों, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि स्त्री पुरुष समानता, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए संविधान के निर्माण में ये इंद्रधनुषी समाज का जब निर्माण होता है, उसी से ये कानून की प्रक्रियाएं फॉलो हुई या फुलफिल हुई, पूर्ण हुई। तो इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने के समबिरादरी कहते हैं, जो है दिखाने के कारण ये संभव हुआ। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इतिहास की बात